वहां तो बहन कर पे कोई नहीं इतने डैम मतलब इस्लाम पाक कोई लग गया अनक्लास सॉरी मुझे आ गया था तो वो इसलिए मुझे जाके देखना पड़ा। आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा, अगर आवाज कम आ रही होगी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये देखिए ये एक रिव्यू ऑफ आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, पब्लिकेशन से। एक वो होता है जो काम आपने खुद नहीं किया होता, जैसे ये काम इसने खुद नहीं किया जो मैंने आप लोगों को लिखने के लिए कहा था लास्ट टाइम। ये जस्ट आप डाटा लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और फिर आप उसको इस तरह से करते हैं कि वो आप पे देखिए इसने डाटा लिया हुआ है, जहाँ से लिया हुआ है वो उसको जर्नल का नाम बता दिया हुआ है, ए लिखा 1 लिखा हुआ है, ये जहाँ से लिया उसने उसका रेफरेंस डाल दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरह का। ठीक है जी, तो ये इस तरह आपका बेसिकली रहता है रिव्यू ऑफ आर्टिकल लिखते हैं। दूसरा जो है वो आपका पब्लिकेशन होता है, जो आपने रिसर्च का काम किया होता है। ये आप देख लें कितने खूबसूरत तरीके से रिव्यू ऑफ आर्टिकल लिखा हुआ है और इतनी अच्छी जगह पब्लिश हुआ हुआ है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ। देखिए, इंटरनेशनल जर्नल एडवांस रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, वहां पे बेसिकली देखिए काम पब्लिश हुआ है। तो ये आपको दिखाने का मकसद, बार बार आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जब रिव्यू ऑफ आर्टिकल लिखना है तो आप लोगों को भी आइडिया हो कि आप लोगों ने किस तरह करना है। देखिए, ये नीचे उसने रेफरेंस दिए, जहां जहां से मटेरियल लिए वहां से उसने रेफरेंस लिए। तो ये जो रिव्यू ऑफ आर्टिकल होता है, ठीक है ना, ये आप खुद लिखते हैं, खुद नहीं लिखते, डाटा सर्च करते हैं और नीचे रेफरेंस लिखते रहते हैं जहां से भी आपने मटेरियल लिए। और दूसरा जो होता है वो आपके होता है रिसर्च वर्क होता है, जब आप एक्चुअली की रिसर्च कर लेंगे तो वो आप लोग अपना काम पब्लिश करवाएंगे अपने सुपरवाइजर के साथ। ठीक है जी, दोनों की वर्क है, ठीक है ना। मैम स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही रिदाश आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? किसी को भी नहीं हो रही? मुझे मैंने खोला हुआ डाइवर्स एप्लीकेशन है फैलजी, बाकी को शो हो रहा है, काइंडली टेक्स्ट में बता दें मुझे आपको शो हो रहा है। रिदाश आपको क्यों नहीं शो हो रहा बेटा? आपके नेट का शायद इशू होगा, बाकी सबको शो हो रहा है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना शो हो रहा हो टेक्स्ट में बता दे। शो हो रही है, अक्सर वो भी शो हो रही है। रिदाश आपको शायद ना नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। अच्छा, अब शो हो रही है, ठीक है, चलिए।
ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने याद तो करना ही करना है, लेकिन आपको अपने जो आपने रिव्यू लिखना है फाइनल में उसकी तरफ भी आप लोगों ने क्या कहते हैं, आपको शायद डॉक्टर आती है लिखने के लिए। अच्छा बढ़ाओ। डाइवर्स एप्लीकेशन ऑफ एलजी क्या मतलब है? पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे एलजी है, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। एलजी आपको बहुत फायदे देते हैं। मतलब यहाँ तक है कि कुछ साइंटिस्ट ने एलजी को जमा करना शुरू कर दी है, जो उसकी डिफरेंट तरह के ग्रीन एलजी है, क्लोला वगैरह, उनको जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी वाइटामिन होती है, बहुत सारी प्रोटीन होती है, ठीक है। कि एक वक्त आएगा जब दुनिया में खुराक खत्म हो जाएगी तो लोग इसको खा के गुजारा करेंगे। और इसके अलावा आपको मेडिसिन भी मिलती है ग्रीन एलजी, ठीक है। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि निचोड़, नटशेल से कहते हैं कि जब आपने सारी बातें नीचे लिख दी हैं तो उसको आप कंसाइज करके कुछ पैराग्राफ में बता दें कि भाई हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जब भी रिव्यू ऑफ आर्टिकल लिखते हैं तो आपको टॉपिक का नाम आता है, उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट आता है, और एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एंड में लिखते हैं, कुछ बच्चे पहले ही लिख देते हैं। जब आप सारा काम कर लेते हैं उसके बाद आपने निचोड़ लिखना होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी वेरी गुड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, आसान है, कोई मसला नहीं है। अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जनाब यहाँ पे क्या कह रहा है? हाँ जी, एजुकेशन आप लोगों की सेकंड से लेकर 8 तक है, यानी कि मंडे को आपकी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। With the development of our society in the entire dimension, there has been an increasing demand of fuel for fulfilling the energy requirement. To fulfill this need, our dependence on the fossil fuel has increased, and this is resulting in a significant decline in the quality of these fossil fuels. The other non-conventional energies like solar, wind, tide energy, this require expensive equipment to make them usable. Hence, we have an urgent need to find an alternative to this problem. One of the substitute to the fossil fuel and the non-conventional energy is algae. Algae are providing themselves to be a potential energy generator, and besides energy production, it can be used in a number of different ways. It can be used as a food product, food additive, animal and fish feed, in cosmetics, medicine, etc. Besides, this algae has many benefits linked to it. अगर यहाँ बात बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि जो हमारी सोसाइटी भरी, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो हमें क्या है, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाना शुरू कर दी। हम लोगों ने फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी, हम लोगों ने गाड़ियों का इस्तेमाल, यानी कि इन सब चीजों का इस्तेमाल जिसके अंदर आपको एनर्जी की जरूरत होती है, जिसमें आपको फोसिल फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है, वो बढ़ गया। यही कहते हैं कि दैट हैज बीन इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूल। आपकी जो फ्यूल की डेवलपमेंट है वो क्या हो गई, आपकी बेसिकली इंक्रीज हो गई। आपकी जो डेवलपमेंट है आपकी फॉसिल फ्यूल की, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जाहिर बात है एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हमारी ज्यादा बढ़ गई कि हमें जब तक अगर जहाँ पे एक इंडस्ट्री थी तो हमें इतनी ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं थी। अब कितनी ही इंडस्ट्रियां लग चुकी हैं, तो उनको चलाने के लिए वो क्या हवा से चलेंगी, पानी से चलेंगी? जाहिर बात है कि नीड एनर्जी ना, हमें एनर्जी चाहिए, पेट्रोल चाहिए। मलाइक कभी माइक ऑन, आपका माइक ऑन है मैडम। अच्छा जी, तो आपकी फ्यूल की डिमांड जो है वो बढ़ गई है, उसको पूरा कैसे करना है? आप पाकिस्तान तो वैसे भी सर्कुलर डेबिट में फंसा हुआ है। अगर किसी को थोड़ी नॉलेज हो, ठीक है, ये जो आप IMF से कर्जे लेते रहते हैं, सारा हिसाब किताब इसलिए क्योंकि आपको सर्कुलर डेबिट बहुत ज्यादा है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है मुल्क की, जितने आपके अखराजात हैं, और वो अखराजात में 28% जो है वो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं एनर्जी वगैरह, एनर्जी यानी पेट्रोल, मिनरल्स वगैरह अपनी फैक्ट्री वगैरह को चलाने के लिए, ठीक है। 28% ऊपर तो आता नहीं है, पैसों से ही आता है ना।
तो वो यही बात कर रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंस शुरू से क्या रही है कि हम फॉसल फ्यूल यूज कर रहे थे। फॉसल फ्यूल मतलब कि जमीन के अंदर से कर्ड ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, उनको इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अब कितना जमीन से निकाल सकते हैं? एक वक्त आया कि अब वहां पे जमीन पे नहीं है, बहुत कम हो गया, लिमिटेड हो गया, शॉर्टेज हो गई है। और यही हाल आपका बेसिकली सऊदी अरेबिया का भी है। इसलिए वहां पे आजकल क्लब्स आप लोगों ने सुना होगा, चल बना बन रहे हैं। वहां पे उन लोगों ने, मेरी बहन जो कि सऊदी रहती है, जो बताती रहती है, अबाया भी पहनना आपकी मर्जी, आपने अबाया पहनना है, पहनना नहीं पहनना है। अब वो उसको सेकुलर कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, बाय, क्योंकि वहां पे फॉसल फ्यूल जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो पहले तो पेट्रोल निकालते जा रहे थे वो जमीन से, पता नहीं क्या क्या जहां बारीक पाँव पड़े हुए हैं, वहां पे क्या कहते हैं, चीजें निकलती जा रही थी, अल्लाह के ऊपर वैसे बहुत ज्यादा बरकत थी। लेकिन अब क्या है कि चीजें कम हो रही हैं, तो अब उन्होंने गुजारा कैसे करना है? सऊदी तो वैसे बड़े याश है, उन्होंने गुजारा कैसे करना है? एजुकेशन वगैरह पे तो इतना ध्यान देते ना, जाकर उसका ध्यान देना शुरू किए। उन्होंने इन सब जराओं से पैसा जो है वो अर्न करना शुरू कर दिए। बात तो तल्ख है लेकिन सच है बड़ा। तो अब वहाँ यहाँ भी यही बात तो कर रहे हैं कि दुनिया में फॉसिल फ्यूल में उनकी क्वांटिटी डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हमने इस्तेमाल इतनी बेदर्दी से की है, तो खत्म हो रही है। और इनको बनने में सालों साल, मिलियन ईयर्स लगते हैं। ये बनते कैसे हैं कि जब आपकी कोई जमीन दुनिया, मतलब कहीं वोल्केनिक आ गया, eruption हो गई, कहीं जलजले आ गए, कहीं कोई कौम तबाह हो गई, हमारा जो कंसेप्ट है, तो मतलब यानी कि जानवर मर गए, इंसान मर गए, तो उसके ऊपर जब बहुत सारा प्रेशर होता है और काफी सालों के बाद जब इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर हो, तो उसमें से मिनरल्स बाहर निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं। अच्छा, तो कह रहे फॉसिल फ्यूल की चुनाव खत्म हो रहे हैं, तो फिर हम अपनी ये एनर्जी की डिमांड कहाँ से पूरी करेंगे? अब फैक्ट्रियां तो नहीं आप खत्म कर सकते ना। तो वो कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल मेथड्स भी हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल मेथड्स कौन से मेथड्स हैं? यानी कि सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी से भी तो आप बिजली बनाते हैं भाई। सूरज की रोशनी को भी तो आप एज एनर्जी यूज करते हैं, जो डेवलप कंट्रीज है वो यूज कर रही हैं। पाकिस्तान में कहीं कहीं सोलर पैनल लगे हुए हैं, लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है। विंड, हवा, हवा की मदद से भी जनाब आप क्या कहते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। टाइड एनर्जी, टाइड बेसिकली टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये जो समंदर की जो टाइडल मूवमेंट होती है, आप लोगों ने जज़ो मदद पढ़ा होगा, ठीक है। वो बेसिकली क्या चीज होती है कि जो आपकी चांद जो होता है, वो जो अपने पूरे आबो ताब पे होता है, जब वो जमीन को अपनी तरफ खींचता है, चांद की जो कशिश शक्ल होती है, मतलब अट्रैक्शन होती है, जमीन को अपनी तरफ खींचती है, तो जो जमीन का पानी होता है वो चांद की तरफ उसकी अट्रैक्शन के लिए खींचता हुआ जाता है, तो वो लहरें जो बनती है ना, उन्हें हम टाइडल कहते हैं। उससे भी, उसको भी एज एनर्जी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है, लेकिन ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारी कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती। वाई? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है जिनके लिए जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम कर्जों पे पड़े हुए हैं, हमने ये क्या काम करना है? हेंस वी हैव एन अर्जेंट नीड, हमें जरूरत है किस चीज की? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो कह रहे हैं कि आप एलजी को एज एनर्जी यूज कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये इन्होंने फिलहाल बताया अभी तक, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। एलजी आर प्रूविंग themselves to be a potential energy generator and besides energy production। वो कह रहे हैं कि एनर्जी जनरेटर के तौर पे तो ये एक्ट करता ही करता है, इसके अलावा ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फूड प्रोडक्ट्स में, फूड एडिटिव में, यानी कि फूड्स को आपने कलर्स देना हो, उनको ज्यादा स्टोर करना हो। एनिमल और फिश फीड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं, उन्हें खाना खिलाने के लिए। मेकअप में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन मैंने बताया था उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो बात होगी। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं एलजी की। Algae is proving itself to be one of the most promising and long-term source of food, animal feed, medicines, cosmetics, and other co-product, and most importantly, oil for fuel. They are found in large number and have wide variety of benefits so that they make them so attractive. Algae have evolved over billion of years to produce and store energy in the form of oil. It is done more efficiently than any other process, be it natural or engineered. अब देखिए जरा आप इस चीज को, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि बहुत सारे एल्गी जो हैं वो फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ऑयल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, मैनिटोइक ऑयल, अगर आपको याद हो तो। जो यहाँ पे बात हो रही है वो भी यही बात कर रहे हैं
आपका फूड जो है वो किस फॉर्म में जनाब स्टोर होता है, ऑयल की फॉर्म में स्टोर। ठीक है जी, ऑयल की फॉर्म में आपका फूड जो है बेसिकली क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो उसको आप एज अ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका और भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे जो फोटोसिंथेसिस ये कर रहा होगा, उसकी भी ये बेसिकली बात कर रहे होंगे, उससे भी आप बेसिकली यूज कर सकते हैं, बट उन्होंने इस चीज को इतना हाईलाइट नहीं किया। अच्छा जी, पहले वो बताता है कि ग्रोथ रेट ऑफ एल्गी इज हाई, number of algae double every few hours, can be grown daily, and the biomass and biofuel produced is many times greater than any of the most productive crops। जैसे बैक्टीरिया है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, मिनटों में वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। तो एलजी जो है उसकी भी बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो वो यही कह रहा है कि जो जो वो ग्रो कर रहा है उसका जो बायोमास होगा, बायोमास कहते हैं जो उसकी प्लांट बॉडी है, ठीक है, उसको जब आप ड्राई कर देते हैं उसको आप बायोमास कहते हैं। ठीक है, उसको आप बायोफ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं है, आप उसको बहुत ज्यादा ग्रेटर क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। Biofuel energy is algae stored in algae energy in algae stored in algae in form of oil and carbohydrate which when multiply with its number give us a very large amount। मैंने आपको वही बात बताई, वही बात कर रहा है, जब वो एनर्जी की बात कर रहा है तो असल में वो उस ऑयल की बात कर रहा है जो कि एलजी अपने अंदर स्टोर करता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक एलजी थोड़ा सा भी ऑयल जो है वो स्टोर कर रहा है, तो अगर वो पता नहीं कितने मिलियन एलजी हैं तो वो कितना ज्यादा आपका ऑयल हो जाएगा। अच्छा, आगे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। वी नो दैट कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग का आप लोगों को पता ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो मेन ग्लोबल वार्मिंग का जो थोड़ा बहुत है वो यही है कि आपकी जो अर्थ है बेसिकली, एक सेकंड मुझे जो आपकी बेसिकली अर्थ है, ये फॉर एग्जांपल आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ आपकी गोल नहीं है पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो आपकी जो अर्थ है ये आपकी फॉर एग्जांपल सनलाइट है। तो जो आपकी सनलाइट है वो बेसिकली क्या करती है, जमीन पे रेडिएशन भेजती है, आपको पता है, गर्मी जो भी हरारत भेजती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी बेसिकली जो सनलाइट होती है वो जितनी भी जमीन पे भेज रही है उसमें से बहुत सारी जो है वो ओजोन लेयर है, आपको पता है, उससे टकरा के वापस चली जाती है और बहुत सारी जमीन की सतह से टकरा के वापस चली जाती है। अगर आप सोचे कि ऐसे ही हो, आपकी जो सोलर रेडिएशन है वो इसी तरह जमीन, आपको ग्लोबल वार्मिंग बता रही, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग ये चीज होती है कि वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग से पहले मैं बता दूं होता क्या है। तो फिर अब देखिए मेरी बात सुने, अब जाहिर बात है सूरज की रोशनी जमीन पे आ रही है तो कुछ टकरा के जा रही है, कुछ ओजोन लेयर जो है उसको कैच कर रही है, तो जमीन तो बहुत कम आपकी सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा। अभी आप कहेंगे मैम इतनी सख्त गर्मी और आप कह रही हैं कि सूरज की रोशनी कम एब्जॉर्ब करेगा, मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगी। इतनी गर्मी है क्यों, वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने निजाम रखा हुआ है कि ये जो आपकी जमीन है इसकी जो लेयर्स है ये वाली साइड पे, यहाँ पे डिफरेंट तरह की गैसेस मौजूद होती है नेचुरली, जो आपका मिलके एटमोसफेयर बनाती है, ठीक है। ये बंद हो जाएगा तो दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी आप लोगों ने एक क्लास मिस की थी तो आप लोगों ने एक क्लास ले लेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की गैसेस होती है, ठीक है। उनमें से एक गैस जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सबसे प्रोमिनेंट गैस है और वो बेसिकली क्या करती है, ये जो सूरज की रोशनी आ रही है उसको कैप्चर कर लेती है, उसको घेर लेती है और उसको कैप्चर कर लेती है। यहाँ तो बात समझ लग गई कि मैं क्या कह रही हूँ। वो ये रहा है कि जो आपकी जमीन है उसके इर्द गिर्द जो डिफरेंट तरह की गैसेस है, जिसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो एक्चुअली क्या करती है कि सूरज की रोशनी को जानने नहीं देती और जितना हो सके उसको कैप्चर कर लेती है। अब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी वो क्या करेंगी कि जमीन का दर्जा हरारत क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। ऐसा ही होगा ना कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर फॉर एग्जाम्पल मौजूद है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपकी 8-9 रेडिएशन को पकड़ लेंगे जिसकी वजह से आपको जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, जमीन का दर्जा हरारत गर्म ना हो, तो आप यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते बाकी प्लैनेट्स की तरह।
बाकी प्लैनेट्स जो है वहाँ पे लाइफ क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं है इस काबिल, वहाँ पे या तो बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अल्लाह ताला ने जमीन में हमने चूंकि रहना था, लाइफ गुजारनी थी, अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया कि यहाँ पे ये गैसेस जो है ये सूरज की रोशनी को क्या करती है, कैच कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जमीन इस काबिल होती है कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ लगी। अब आप कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पे है, इसके बारे में क्या बात है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज होती है कि अब ये बात तो मैंने कह दी कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे तक तो काम बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन आपने क्या किया, आप लोगों ने ये किया कि आपने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी, बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगाना शुरू कर दी, बहुत सारे इंसानों को पैदा करना शुरू कर दिया। तो वो सब क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट कर रहे हैं। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि जो जो जमीन पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, आपकी जमीन का टेम्परेचर क्या है वो भी क्या होता जाएगा, क्या होगा भाई, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, आपकी जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आजकल आपने ग्लोबल वार्मिंग का वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा और ये हमारे लिए बड़ी खतरे की बात है। क्यों खतरे की बात है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहनी। यहाँ पे कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। जितने भी ग्लेशियर्स हैं जो कि पानी के ज़खायर हैं, वो सारे इस गर्मी की वजह से मेल्ट डाउन होते जा रहे हैं। और मेल्ट होने के बाद आप कहेंगे वो आते तो जमीन पे ही है, तो जमीन पे आने के बाद वो चले जाते हैं समंदर में, और समंदर का पानी नमकीन है, वो पीने के काबिल नहीं है। आजकल डिसैलिनेशन के जरिए उसको ठीक तो किया जा रहा है, लेकिन बहुत महंगा काम है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसलिए कहते हैं पौधे ज्यादा ज्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करते हैं। दूसरी बात है, आजकल डिफरेंट तरह के वो भी काम भी हो रहे हैं, कोर्स वगैरह हो रहे हैं, डिफरेंट तरह की मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, जिसके अंदर वो कहते रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एमिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतना आपने रिलीज आउट नहीं करना। ठीक है, लेकिन बहरहाल तो ये वो इसका इससे क्या ताल्लुक है, अब वो यही बता रहे हैं कि जो अब ग्लोबल वार्मिंग का इतना बड़ा इशू हो चुका हुआ है, तो इसमें प्लांट बेचारे कर ही रहे हैं, एलजी भी करते हैं। एलजी बेसिकली प्लांट ही हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है उतना ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो इतनी बड़ी मैंने आपको कहानी सुनाई है वो इसलिए सुनाई है कि अगर ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको आ जाता है तो आप उसको फिट कर सके यहाँ पे, कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बताया है इन्होंने। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ पेंसिल वगैरह साथ रखा था, मैं एक्स्ट्रा चीजें बहुत बताती हूँ और वो आपको पेपर में पूछ भी लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये मत कहेगा ये एक्स्ट्रा चीज मैंने पूछ ली थी। नो कॉम्पिटिशन विद एग्रीकल्चर, इसका क्या मतलब है, algae can be grown anywhere on the land which is not suitable for the production of other crop water sources such as sea water, wastewater etc which is not suitable for crops। सबसे मजे की बात इनकी ये है कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया होना जरूरी नहीं है। अब प्लांट्स के लिए होता है, कहीं प्लांट्स को एसिडिक सोइल चाहिए, किसी को बेसिक सोइल चाहिए, कोई नॉर्मल सोइल में ग्रो करता है, कोई ऐसी सोइल में ग्रो करता है जहाँ पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, कहीं सोइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो। डिमांड्स तो है ना प्लांट्स की, ठीक है ना। और इसके अलावा पानी किसी को बहुत चाहिए होता है, कुछ पानी के बगैर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन एलजी के हिसाब से ऐसा ताल्लुक उसका नहीं है। एलजी कहते हैं मैं कहीं भी ग्रो करा लूँ। ठीक है, ये बहुत सारी जगह पे ग्रो करते हैं। अगर आप लोगों ने सक्सेशन पढ़ा होगा, सेशन ऐसी जगह मतलब ग्रेजुअली जो कोई नया लैंड बनता है उसे सेशन कहते हैं। ठीक है ना, कहीं आग लग गई उसके बाद नया लैंड बना, या जहाँ पे जंगलात थे वहां पे नई लाइफ स्टार्ट हो गई, मैदान साफ हो गया, वहां पे एक्वेटिक लैंड बन गया, कुछ भी लैंड बन गया, तो उसका सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी एलजी ग्रो कर जाती है, लेकिन ये अकेले ग्रो नहीं करते, ये फंजाई के साथ ग्रो करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मुझे जरा कैट बताए ना जरा। जब एलजी और फंजाई मिलके ग्रो करते हैं तो उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, तो फिर वो वहां पे ग्रो करते हैं ऐसे लैंड के अंदर जहाँ पे कोई भी लाइफ वगैरह ना हो, तो वहां पे भी इवन ग्रो कर जाते हैं, तो इनको कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं है। निदा वेरी गुड, निदा वेरी गुड। लोग ऐसे ही चलते रहोगे तो वहां पीपीएससी भी क्लियर हो जाएगा। लाइकन्स कहते हैं, वेरी गुड। एलजी और फंजाई के एसोसिएशन को लाइकन्स कहते हैं। बहुत सारी टाइप है, क्रस्टोस लाइकन्स है,
एटसेट्रा। अच्छा जी, आगे वेस्ट वाटर कैन बी प्योरीफाइड, दिस इज दी वेरी वेरी, अच्छा मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बातें बताने लगी, इसको लिख लेना खुदा के लिए। वेस्ट वाटर के साथ एक चीज आती है बायोसॉर्प्शन, ठीक है जी, और बायोसॉर्प्शन के साथ आता है जनाब, अगर मुझे भूल गया तो हैवी मेटल्स। अच्छा जी, ये अब मैंने क्या बात कर दी, एक्चुअली ये बात ये है कि जो आपके वो होते हैं, एक सेकंड थोड़ा नीचे आ जाओ। हाँ, जो आपका वाटर है उसको हम प्योरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलजी। मतलब अगर आपका पानी जो है उसमें बैक्टीरियल है, जाहिर बात है, अगर आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, म्यूनिसिपल वाटर होता है, सीवेज वाटर होता है वगैरह, ये सारा पानी जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर चूंकि ये पानी साफ तो नहीं होता, तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं, तो पीने के काबिल तो पानी नहीं है ना, ठीक है। तो एलजी बेसिकली क्या करते हैं, उस पूरे पानी को प्योरीफाई करते हैं, साफ कर देते हैं। लिखा हुआ एलजी कैन बी ग्रो इन, अच्छा ये मैं बात करती हूँ बायोसॉर्प्शन क्या होती है। बायोसॉर्प्शन के बारे में मैंने बताया, मैं बच्चों को रिसर्च भी करवाती हूँ इसके ऊपर, मैंने ऑलरेडी 3 काम बच्चों को करवाती हूँ। बायोसॉर्प्शन क्या टेक्निक होती है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट का वेस्ट मटेरियल लेते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल से क्या हुआ, तो प्लांट के छिलके ले लिए और इस तरह की चीजें ले ली, और उनकी मदद से हम हैवी मेटल का ट्रीटमेंट करवाते हैं। मतलब आसान वर्डिंग में बताऊं तो वो ये है कि मैंने 2 तरह के गिलास लिए, एक गिलास के अंदर मैंने हाली के कहते हैं आपके वो हैवी मेटल्स डाल दिए, ठीक है। दूसरे गिलास के अंदर मैंने हैवी मेटल्स के अंदर मैंने वेस्ट मटेरियल डाल दिया, ठीक है, छिलके वगैरह डाल दिए, और उनको मैंने कुछ टेम्परेचर वगैरह दिया और मैंने उनको टाइम दिया। उसके बाद मैंने जब उनका एनालिसिस करवाया, जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक करवाते हैं, तो मुझे ये बात पता चली कि वो जो पानी था जिसके अंदर मैंने छिलके वगैरह डाले हुए थे, उसके अंदर मेटल जो है वो बहुत हद तक कम हो गए। अच्छा फिर टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें, फिर मैं आपको इस चीज के बारे में समझाती हूँ। Recording stopped. Recording in progress. लेकिन आप लोगों को अपनी भी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तो मतलब आप लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है अगर, तो ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, ठीक है ना, दे वर आल्सो हियरिंग योर पर्सनल कन्वर्सेशंस, ठीक है। तो आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, अपने बहन भाइयों के साथ बैठे हुए हैं, व्हाटएवर जिसके साथ भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बंदा मतलब आप ख्याल करें कि साथ ही अपने आप को म्यूट कर दें, और अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम साइड पे जाके बैठ जाए। लेकिन आप तो पूरी फैमिली ट्रिप के साथ बैठे हुए हैं टीचर की क्लास लेने के लिए, तो ये एक इतना अनएथिकल एटीट्यूड है आप लोगों का कि अब मैंने आप लोगों को डांटना भी छोड़ दिए,
कि आप लोगों को समझ ही नहीं आती इस चीज की। आप लोग को 2 साल के बच्चे तो है नहीं कि मैं बार बार आपको ये कि मैंने अटेंडेंस लगानी और ये सब कुछ। अब इस लेवल पे आकर ना कुछ आप लोगों का नहीं हो सकता, ठीक है ना। कहते हैं ना कि अब आप लोग ला इलाज हो गए, वो वाला हाल हो गया है। अब आप लोगों के जीन्स में ये चीज बैठ चुकी हुई है। जिनको एटिकेट्स है, तमीज है, वो एक दफा समझाने के बाद समझ आते हैं कि चलो कह दिए तो मोबाइल हम साइड पे ही रखें, ठीक है। अब आप ये देख लें कि जब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग पे आती हूँ तो मैं साथ ही म्यूट कर देती हूँ कि मेरी अगर कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन यहाँ हो रही है तो आप लोग उससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। वैसे भी आपकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है, आप चाहेंगे कि कोई दूसरा बंदा सुने। ये इतनी आप लोग की माशाल्लाह मैंने इज्जत कर दी, थोड़ा सा एहसास कर लिया करिए। वैसे भी आज लास्ट क्लास है, हाँ आगे आप लोग खुद अकल मानना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बच्चे तो मैं स्टार्ट करा देती हूँ। मैं आपको बायस ऑप्शन टेक्निक के बारे में बेटा बता रही थी कि बायस ऑप्शन टेक्निक क्या होती है। फर्स्ट आपकी आफ्टर ईद क्लास होगी। नेक्स्ट वीक तो बेटा ईद है। नहीं मैम, ऑनलाइन है ना, छुट्टियां हमें। बेटा माइक अपना ऑन मत किया करें, मैंने से सीआर और जीआर को अलाउ किया हुआ है कि वो अपना माइक ऑन किया करें काइंडली। किसी ने और बात, ठीक है मैं आपसे विकास बाद में बात कर लेती हूँ। पता नहीं क्या कह रहे हैं ये लोग, क्यों भाई कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी। अच्छा आप जी, मीटिंग भी ज्वाइन कर लेते। अच्छा बरहार, चलो इस बात को हम देखते हैं बाद में। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कोई भी बात करनी है तो काइंडली वो चैट पे किया करें, ठीक है। और जो सीआर और जीआर है उनको मैंने अलाउ किया हुआ है कि वो अपना सिर्फ माइक ऑन रख सकते हैं। इसकी सिर्फ वजह ये है कि फिर डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है, और कोई बात नहीं। अच्छा इसके अलावा मैं आपको ये बात बता रही थी कि बायोजॉप्शन टेक्निक क्या होती है। बायोजॉप्शन टेक्निक ये होती है कि आप लोग जो प्लांट के बेसिकली वेस्ट मटेरियल्स यूज करते हैं, उन वेस्ट मटेरियल्स को अगर आप प्लांट की पानी की कंटेमिनेशन खत्म करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसको आप बायोजॉप्शन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। और वाकई में ये काम बहुत प्रॉमिसिंग है, बड़ा फर्क पड़ता है वाकई में। जो प्लांट्स हैं वो वेस्ट मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा आपके हम एलर्जी की बात कर रहे हैं, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही क्योंकि अक्सर मैंने अभी शो की है, ठीक है। अभी मैं शो नहीं कर रही, ठीक है, मैं अभी जनरल आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा मैं ये बात बता रही थी कि जो आपकी एलजी है वो भी यही काम करते हैं कि आपकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अगर एलजी अगर अच्छा अभी बायोजॉप्शन की टेक्निक में बच्चों को काम करा रही हूँ तो मैंने वेस्ट मटेरियल यूज किए प्लांट का। आगे इंशाल्लाह ताला अगर ये काम और करवाया तो एलजी पे करवाएंगे, ठीक है कि एलजी भी एब्जॉर्ब करता है वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। इंशाल्लाह का नेक्स्ट काम उस पर करवाएंगे। तो वो ये यहाँ पे यही बात वो बोलता है कि एलजी भी आपका वेस्ट मटेरियल जो है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। टोटल 34 स्टूडेंट्स हैं जनाब यहाँ पे आज। अच्छा लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ, स्क्रीन शेयर। हाँ जी ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है क्लास। अच्छा अच्छी क्लास इसे देखिए वो क्या बात बता रहे हैं, कहाँ गए थे हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे जिसको एनिमेशन ये मैंने आपको बात बता दी। वो कहते हैं कि algae कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर लाइक म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, एनिमल वेस्ट एंड सम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। एफ्लुएंस इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं, तो इसमें आपके हैवी मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। While purifying these waste at the same time and producing a biomass suitable for biofuel production। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए उन्होंने न्यूट्रिएंट रिच वाटर, तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर के अंदर जब एल्गी ग्रो करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, याद है किसी को, चैट बता देना अगर, कि जब आपके एल्गी जो है वो आपके ग्रो करना शुरू कर देते हैं ऐसे पानी के अंदर
जहाँ पे न्यूट्रंट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि जब फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूट्रोपिफिकेशन। वेरी गुड निदा, वेरी गुड। अब आप लोगों को स्क्रीन शो होनी चाहिए, तो मैं स्क्रीन शो की हुई है मैंने, ठीक है। यूट्रोपिफिकेशन कहते हैं, वेरी गुड निदा। यूट्रोपिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपके एल्गी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं पानी के अंदर। जो कुछ लोग ना गांव वगैरह में ना इस तरह करते हैं ना कि समंदर दरिया वगैरह जो होते हैं उनके पास कोई नहर जा रही है तो वहीं पे कपड़े धोना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे बहुत सारी एल्गी की ग्रोथ मिलती है। उसकी वजह ये होती है कि जो आपके एल्गी होते हैं वो ऐसे पानी में ज्यादा ग्रो करते हैं जहाँ पे इन्हें ये चीजें मिलती हैं, यानी कि जो सरफ अगर आप इस्तेमाल करें उसमें फास्फोरस तो होगा ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। और जब इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो पानी को गंदा कर देते हैं, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो वहां यहाँ पे आप यूट्रोफिकेशन का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि आपकी जो एल्गी है बेसिकली वो क्या करते हैं कि ऐसे पानी में ग्रो करते हैं जो हमारे फायदेमंद चीज है, हमारा पानी साफ कर लेते हैं। लेकिन वो जो यूट्रोफिकेशन होती है वो इसलिए होती है कि इनका बायोमास बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं ना, तो पानी को पीने के काबिल नहीं रहता। आप बायोमास रिमूव कर दें तो पानी पीने के काबिल गिरेगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि ये सब इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको भी साफ करने के, पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता दी कि हैवी मेटल का जो मैं काम करवाती हूँ उसे बायोअब्जॉर्प्शन टेक्निक कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया था। इंशाल्लाह ताला इसकी तरफ अब देखेंगे आगे जाएंगे। आगे कहता है बायोमास यूज एज एनर्जी सोर्स। जनाब ये बड़ी मजे की बात है। बायोमास व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज पैटराइज्ड एंड देन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स एंड पावर हाउस जनरेशन हाउसेस एज अ फ्यूल। ये क्या है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब एक बच्चे को ना जब आर्टिकल लिखने के लिए कहूँ ना तो वो मैं उनके एलजी एज अ फ्यूल, ये डिमांड है हमारी आजकल की, बहुत काम बड़ा अच्छा है कि ये बहुत जरूरी है कि एलजी से एज अ फ्यूल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे रिव्यू ऑफ आर्टिकल लिखना है। अब आप लोग मुझे रिव्यू ऑफ आर्टिकल अपने भेज दें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किसकी लिखने की या सर्च करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, अच्छी है, तो उस बच्चे को मैं ये काम दूँ। क्योंकि आप लोगों ने फाइनल में तो इंशाल्लाह रिव्यू आर्टिकल लिखना है, आपको पता है आपको नंबर मिलते हैं इसके, और फिर बहुत अच्छा पब्लिश होगा। तो एलजी एज अ फ्यूल, ठीक है, रिसोर्स, ठीक है, या एनर्जी रिसोर्स, ये रिव्यू आर्टिकल होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि आप बायोमास जो है आपने उसमें से ऑयल निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद जो उसकी बॉडी बची बाकी उसको आप एज इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े ना बॉयलर्स होते हैं, पानी भर रहा होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पर वो कह रहे हैं कि एज अ फ्यूल भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्लास्टिक्स। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि एलजी से प्लास्टिक भी बनता है, लेकिन ये प्लास्टिक अच्छी वाला होगा। प्लास्टिक का होता है वैसे कितना, तकरीबन एक हैजर्ड है आपके लिए बहुत बड़ा। तकरीबन जो साइंटिस्ट है उनकी ये कंसेंसस है कि तकरीबन 2050 तक अगर इसी तरह प्लास्टिक यूज करते रहे तो समुद्रों में इतनी मछलियां नहीं होंगी जितने प्लास्टिक से। तकरीबन एक प्लास्टिक ये होता है, इसको डिकम्पोज होने में तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स लगते हैं। और मजे की बात यह है कि जब प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है। मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज होता है, ये कैसी लानत है। तो जब वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपकी छोटे प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो तबाही मचाता है ना बाद में, क्योंकि मछलियां खाती हैं उसको, और फिर बाद में सारी एक्वेटिक लाइफ का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा जी, आगे देखिए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसेस इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट, केमिकल्स भी बनते हैं, फीड स्टॉक बनता है, यानी कि जो आपके एनिमल्स खाते हैं वो बनता है, एक स्पेशल खुराक होती है उनकी। लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज करते हैं चीजों को आपस में ज्वाइन करने के लिए। फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट कैन यूज इन एलजी। कॉस्मेटिक्स बड़ी महंगी महंगी किस्म के कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसके अंदर आपके एलजी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह आपके फंजाई होते हैं वो चीज मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। बायोमास यूज एज अ फीड एंड फूड ऑल्सो, खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनिमल फीड के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंसानों के खाने के लिए सप्लीमेंट भी है, मैंने आपको बताया है। जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री,
and she can grow on a variety using a variety of methods which will create a large number of jobs ranging from research to engineering, construction to farming, from marketing, financial. अभी हम ऊपर ये बातें की हैं कि जनाब की बायोमास बन सकता है, बायो ऑप्शन हो सकती है, इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी इन कामों के लिए। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री बनेगी उतने ही लोगों को क्या मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बायो फ्यूल के बारे में बताया, बायोडीजल, हाइड्रोकार्बन, एथेनॉल, बायोगैस के बारे में बताया, थर्मो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा जो है आज जब वो लिखेंगे, क्या कहते हैं, रिव्यू लिखेंगे, उसको इस इधर से मटीरियल लेंगे आप, थोड़ा सा मटीरियल आप यहाँ से लेंगे, इसके अंदर काफी कुछ बताया हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ लेकिन थोड़ा बहुत बताया हुआ है। यूज किया जा सकता है, काफी देर से बात कर रही है। बायोफ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, बायोफ्यूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है वो ये डाल रही है। With the high oil content and rapid biomass production, LG has been recognized as a potentially good source of biofuel production. There are a number of methods for the production of biofuel using LG. बहुत सारे मेथड हैं जनाब। कौन सा, पहले बायोडीजल है, ये डीजल है, ठीक है जी। बायो यानी कि जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं उसे हम बायोडीजल कहते हैं। LG can actually contain all 8% total lipids. However, the high oil content is always associated with a very low yield. And the stress condition like insufficient nitrogen availability, production of various carries stimulated. But due to this, the non-lipid part of the biomass is reduced, which can be a source of other co-products. इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बड़ी मजे की चीज है और वो है लिखा हुआ है जनाब स्ट्रेस। स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन। अच्छा, मुझे यहाँ पे बड़ी की बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं। बच्चे क्या करते हैं कि जब आप लोगों ने रिसर्च करनी होती है, इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने ना प्लेजरिज्म रिमूव करना होता है। प्लेजरिज्म पता ही होगा आप सब लोगों को, क्योंकि ये सारा मटेरियल आप नेट से उठाते हैं, तो आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, लेकिन नीचे साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है। तो प्लेजरिज्म हमेशा बेटा खुद रिमूव करना चाहिए, अपने हाथ से रिमूव करना चाहिए। कभी भी कोई वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए, या कोई भी ऐसे फजूल किस्म के मेथड्स को यूज नहीं करना चाहिए, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी किसी क्या कहते हैं वेबसाइट पे ना जाएं, इस तरह ना करें, खुद प्लेजरिज्म को रिमूव करें, ठीक है। तो वो एक बच्चे का हम पढ़ रहे थे, मुझे बड़ी मजे की बात लगी, उसने लिखा हुआ था टेंशन, कहीं पे लिखा होगा ना स्ट्रेस, तो जब उसका प्लेजरिज्म वेबसाइट पे जाकर रिमूव किया तो टेंशन आ गई। व्हेन प्लांट टेक टेंशन, ना प्लांट कौन सी टेंशन मुझे पता है, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज होती है ना खराब हो जाती है, तो यहाँ पे स्ट्रेस से मुझे याद आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं कि वैसे तो प्लांट एलजी जो है वो 40% ही लिपिड प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेस वगैरह दिए जाए तो वो 80% तक लिपिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो लिपिड जो है वो एज अ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्ट्रेस की क्या बात है, स्ट्रेस की बात ये कि आप लोगों ने कभी ये कोई कहावत सुनी होगी, प्रोवर्ब भी है बेसिकली, कि इंसान जो है या जो आपका कार्बन है वो हीरा तभी बनता है जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए, तराशा जाता है ना, जब इंसान तभी तराशा जाता है जब बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा टेंशन हो, तो एक नई चीज उसके अंदर से निकलती है, ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज उसको पता चलती है जो वो समझता था उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग प्लांट को स्ट्रेस देते हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेस देते हैं, जिसमें आपके एलर्जी भी आ जाते हैं डिफरेंट तरह की, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर रही है वो उनके लिए सूटेबल ना रखी है। क्या मतलब है इसका, मतलब एक एलर्जी ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे उसे नाइट्रोजन 20% चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि मैं नाइट्रोजन की क्वांटिटी उसमें से कम कर दूं, तो वो स्ट्रेस आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो इनसफिशिएंट क्या हो गया, उसके अंदर स्ट्रेस हो गया। जब स्ट्रेस आ जाएगा, इनसफिशिएंट नाइट्रोजन आ जाएगी, तो उस कंडीशन को हम स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। उसके नतीजे में जो है एलजी जो है अपनी हिफाजत के लिए डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें लिपिड भी है, उसको एज अ बायोडीजल यूज कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स पता है ना क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, इसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन बेसिकली एनर्जी को कहते हैं, जितनी भी एनर्जी आपकी डीजल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें आपकी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर कुछ एलजी है जिसमें आपकी ये फोकस आ जाता है, बुट्री फोकस आ जाता है, डजंट प्रोड्यूस लिपिड्स, इंस्टेड इट प्रोड्यूस लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट
unsuitable for diesel production. They can be converted to hydrocarbon chain suitable for diesel production by similar process, by which convention fuels conventional fuels are derived from fossil fuels. क्या मतलब है इसका? ये तो लिपिड्स बना रहे हैं, इससे आप सीधे डीजल बना देंगे, काम पूरा हो गया आपका। ये कुछ एलजी जो है वो सीधा डीजल नहीं बनाते, वो क्या कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पता है ना आपको कि क्या चीज होती है? या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऐसे होती है, दिस वन इज योर कार्बन, ठीक है, फिर 7 कार्बन, ये आपकी लॉन्ग चेन हो गया। और जाहिर बात है हाइड्रोजन 7 होगा इसके, ठीक है ना, ये आपका H3 होगा, कार्बन की वैलेंसी आपको पता 4 होती है, ठीक है ना, ये आपका H3 होगा, और सोन यहाँ पे ऊपर इस साइड पे हाइड्रोजन होगा, इस साइड पे भी आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि आपकी लॉन्ग चेन ऑफ क्या होती है बेसिकली हाइड्रोकार्बन होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा साइड पे, लॉन्ग चेन आपकी क्या होती है हाइड्रोकार्बन की होती है, क्योंकि उसे डीजल नहीं बन सकता, तो इस हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं कन्वर्ट करते हैं पहले सूटेबल मेथड के जरिए, और उससे क्या करते हैं आप बाद में डीजल वगैरह जो भी आपकी एनर्जी है वो आप बेसिकली से बनाते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल जनाब एज अ एनर्जी रिसोर्स है, एज अ एनर्जी रिसोर्स इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों को पता हो कि एथेनॉल जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। It is generally produced by feedstock containing starch. Polysaccharide present in the algal cell wall could be used as a feedstock in process similar to cellulosic ethanol production. It has an extra advantage as lignin is rarely found in algae. Also, the polysaccharide generally break down easily as compared to the woody biomass. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि एथेनॉल की प्रोडक्शन की जा सकती है, किस चीज से की जा सकती है, आपकी जो एल्गी उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज या फिर आपकी पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी होती है। ये आपकी पॉलीसेक्राइड पता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी होती है, वो पॉलीसेक्राइड जो होता है उसको हम यूज कर सकते हैं सेलुलोटिक एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड जो है, सेलुलोज जो है पॉलीसेक्राइड की आगे से टाइप है, ठीक है। इस मेथड के जरिए हम एथेनॉल जो है वो बेसिकली से क्या करते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है जी। Also the polysaccharide generally break down easily as compared to the woody biomass. तो कह रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं उनमें अक्सर का वुडी प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, ट्रीज होते हैं, तो उससे बेहतर है ये बायोगैस। बायोगैस का दूसरा नाम आपका मेथन वो भी है, मीथेन भी, याद रखिएगा बायोगैस का दूसरा नाम क्या है, मीथेन। ये बायोगैस बेसिकली आपकी वो होती है कि जो गांव में ये चीज बहुत ज्यादा आम है, वो लोग अपनी खुद मेथनॉल कह रही मीथेन बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं कि एक घड़ा खोद देते हैं, उसके अंदर एनिमल्स और पता नहीं क्या तो क्या सारी चीजें जो है वो रखते रहते हैं और उसको ढक के रखते हैं, काफी महीनों के बाद उसमें से गैस जो है वो मेथनॉल बन जाती है, वो हो मेथनॉल कह रही हूँ, मीथेन। When that biomass undergone anaerobic digestion, then the organic matter is converted to biogas containing 60 to 70% biomethane, देखा मीथेन है भी, and rest is carbon dioxide gas। अब जो मैंने बात कही है उसी को इसमें आप कर लें तो बात वही कर रहा है। Then wet biomass मतलब आपके डिफरेंट और चीजें हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने एनिमल्स ही डाल देने अंदर, बेस मटीरियल लोग डालते हैं, छिलके वगैरह ये सारी चीजें डालते हैं, ठीक है ना। तो वेट उसमें पानी होता है, पानी डालते हैं उसके अंदर और फिर उसको आप बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब है एयर नहीं गुजरेगी उसमें से, जब एयर नहीं गुजरेगी तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे एनारोबिक डाइजेशन करना शुरू कर देंगे, मतलब चीजों को खाना शुरू कर देंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उससे क्या होगा कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे जो हमें छिलके वगैरह जो भी चीजें डाली वो ऑर्गेनिक मैटर ही है ना, वो सारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बायोगैस के अंदर। बायोगैस होती है एक्चुअली क्या है, 60 to 70% मीथेन है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है। It has many advantages like carbon produced can be fed back to algae, जो भी कार्बन प्रोड्यूस हुई है आप उसे दोबारा एल्गी को दे सकते हैं, ठीक है। नो नीड ऑफ drying as a process uses wet biomass nutrient present digested biomass can be recovered from liquid and solid phase। ये चीज उन्होंने आगे से बताई है, बायोगैस का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में तो बताया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। और आप आगे ये सकते हैं कि बायोगैस जो है एज एनर्जी रिसोर्स इस्तेमाल
होती है। आगे जी, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट क्या है जनाब, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, एक सेकंड जरा मैं टाइम देखिए। अच्छा अच्छा, under very high pressure and temperature biomass undergo a chemical conversion, हो जाती है, ठीक है। it end up in a raw gaseous liquid or solid phase depending on the content of water and extreme condition applied, which can be upgraded to use as a biofuel, but the energy intake in this process is high in comparison to the production of biogas. thermomechanical treatment जो है वो काफी एडवांस ट्रीटमेंट है, इसके लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ये एज इट इज आप यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए होता यही है कि जो भी आपका बायोमास है, ये बायोमास किसका था, एलजी का था। एलजी का क्या बायोमास था, यानी कि जिनकी डेड बॉडीज थी, ठीक है। उसको आप क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर रख देते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होगा, अब जाहिर बात है बायोमास ऑर्गेनिक मैटर है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, और फिर आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन नहीं है, ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए ना, और वाटर कंटेंट भी आप एडिट करते हैं, तो ये सारी बॉडी होती है बायोमास जो हो जाती है, वो किस पर कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन gas is produced by some algae by manipulating it, but the yield is low as the cell loses energy during formation of hydrogen, due to which biomass is produced and hence lesser co-production. हाइड्रोजन गैस बहुत सारे प्रोसेस में आप हाइड्रोजन गैस की आपको जरूरत होती है, तो वो भी एलजी प्रोड्यूस करता है, लेकिन एलजी हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन होती है वो इतनी हाई लेवल की नहीं करता, मतलब उसकी नॉर्मल लेवल की हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है, ये काम इतना फीसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो हाइड्रोजन बनती है उससे एनर्जी बन सकती है। Bioelectricity, this is very important. It can be for the consumption in power plant, but it requires a lot of energy and need to be dried before combustion. वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एनर्जी की बहुत जरूरत है, और आपकी ये जो बायोमास है, जो आपको बायोमास होता है उसको ड्राई करना पड़ता है। आपको पता है जब आपको चीज गीली होती है, ठीक है, अक्सर ये पता है कॉटन जो होती है, जब वो गीली हो जाती है तब आपको ज्यादा हैवी लगती है, या जब वो हल्की होती है मतलब ड्राई होती है तब ज्यादा हैवी लगती है। हाँ जी, ठीक है ना। इसी तरह जैसे कॉटन जब गीली हो जाती है तो वो आपको बहुत ज्यादा हैवी लगती है, इसी तरह जो आपके एलजी होते हैं जब वो बहुत ज्यादा गीले होते हैं तो आपको काफी क्वांटिटी में, जब उनको ड्राई कर देते हैं तो बहुत छोटे से बन जाते हैं। तो यहाँ कहने की बायो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इनको ड्राई करना पड़ता है पहले, तो ड्राई करने के बाद वो थोड़े से रह जाते हैं, यानी कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है आपको, और एनर्जी भी बहुत चाहिए होती है इनको ड्राई करने। कॉस्मेटिक मेकअप में इस्तेमाल किया जाता है जनाब। Algae have natural anti-cellulite and anti-aging properties. Cellulite और anti-aging properties पता होगा किसी यहाँ पे, किसी को पता होगा। एंटी-एजिंग प्रॉपर्टी बेसिकली होती है कि जो आपकी झुर्रियां बनना शुरू कर देती हैं आपकी स्किन के ऊपर एज के साथ साथ, उसको एजिंग कहते हैं, और जब उस एजिंग को खत्म करना हो तो उसे एंटी-एजिंग कहते हैं, ठीक है। और आपकी ये सेलुलाइट बेसिकली क्या चीज होती है, आप कुछ लोगों की, इसका एज से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ लोगों को एज से पहले होना शुरू हो जाता है, ये आपकी बॉडी के ऊपर जिस तरह के ना, कैसे बताऊं, निशान से बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे आप बेसिकली सेलुलाइट कहते हैं, ठीक है ना। इसका इलाज भी होता है, ठीक है ना। तो वो बदनुमा सी आपकी स्किन लगती है, ठीक है ना। तो ये एंटी है, यानी कि ये एलजी इन चीजों को खत्म करता है। असल में ये इसलिए खत्म करता है क्योंकि आपकी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको यूज कर लेता है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द इलास्टिसिटी एंड सप्लाइनेस ऑफ द स्किन एंड आल्सो स्टिमुलेट द रिन्यूएबल ऑफ डैमेज स्किन सेल। जितनी आपकी स्किन में इलास्टिसिटी होगी, आपकी स्किन उतनी ही फ्रेश होगी और उतनी प्यारी लगेगी। इसलिए कहते हैं पानी ज्यादा से पीना चाहिए। जिनकी स्किन खिंची खिंची होती है, ड्राई ड्राई सी होती है, वो स्किन प्यारी तो नहीं लगती ना, ठीक है ना, समझ लड़ी जाती है। इसलिए जरा थोड़ा स्किन में ना थोड़ा सर्दियों में हाथ करके वैसलीन लगा लिया करें, मेहरबानी करके दूसरों के लिए। अच्छा, इट कैन डिटॉक्सिफाई एंड क्लीन द टोन द स्किन।
आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है, जिससे आप लोग आजकल वो नहीं पीते, वो क्या होता है पानी जिसमें वेजिटेबल्स भी डालते हैं, डिटॉक्सिफाई वाटर कहते हैं, तो ये वो भी काम करता है, स्किन कलर भी इंप्रूव करता है, इट इंक्रीज द लस्टर ऑफ हेयर, बड़े प्यारे बाल कर देता है, हैज अ मॉइस्चराइजिंग एंड सॉफ्टनिंग इफेक्ट ऑन हेयर, it form a gel on reacting with protein which has a moisturizing effect on the skin and soften skin and can produce soothing face packs and masks, तभी ये मेकअप में इस्तेमाल होता है। It has been known long for its anti-inflammatory and tissue renewal property, which can have a positive effect on problems such as facial wrinkles. It has hydrating property and form a protective layer on the skin, thus helping to moisturize and reduce loss of skin moisture through evaporation. तो आइंदा से जब आप मेकअप प्रोडक्ट खरीदे तो कोशिश करें उसमें आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी जनाब, ये सारा हो गया, ये टेबल आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर है, तो बहुत लंबा ना, काफी आज के लिए आप भी दिन से शुरू ही हो गए। अच्छा जी, अच्छा ये जो टेबल है पूरा ना खड़े यार, वो हो जो हाँ ये आपका देखिए जो फिल्टर्स है, ब्राउन एलजी है, ये कर लें, कैल्प्स ब्राउन एलजी है, ये करें, लेमिनर ब्राउन एलजी करें, रेड एलजी को जो एक कर लें, मेरे ध्यान में ये ज्यादा है, पाम वाला ये कर लें, अलवा इसे खाने के तब इस्तेमाल किया था, सूप में इस्तेमाल किया था अलवा को, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये कर लीजिए, सी पाम करना, सी लेटस अलवा हो कहते हैं, देखो मैंने बताया खाने के इस्तेमाल किया, सूप वगैरह में इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये कोई आप जिनके मैं नाम बता दी वो कर लें, ये इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वन दिस वन ब्राउन एलजी, रेड एलजी, कैल्प्स ब्राउन एलजी, लेमिनेरिया ब्राउन एलजी, तो माइक बंद करो। अच्छा इसके अलावा ये आपका जो अलवा है ये आ गया ग्रीन एलजी, ठीक है। तो ये आपके सारे एलजी हैं, तो ये पूरा अच्छा ब्लू एलजी में है, इस ये भी करें स्टाइला मैक्सिमा ब्लू एलजी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है वगैरह, ये तो बात की बात है। अच्छा इसको करते हैं बंद, इसी को हम स्टॉप करते हैं। अच्छा ये हो गया है। अब अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है दिखाएंगे चैट में बता दो, किसी को प्रॉब्लम है, किसी किस्म की समझ नहीं लगी, वैसे कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप वो मेरे से बता दें, सोल्व कर देती हूँ। दूसरी बात ये है असाइनमेंट्स की, जहाँ तक आप लोग बात कर रहे हैं मेरे से, असाइनमेंट से बेटर मैसेजेस आए हैं तो Recording stopped. जी जहाँ तक असाइनमेंट्स की बात है तो सेकंड सेमेस्टर की बच्चों की असाइनमेंट जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की, मैं आज अपलोड कर दूँगी। आपकी डे 1 स्टार्ट होगी तो आप परेशान ना हो, मुझे मालूम है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की असाइनमेंट की रेफरेंस से भेजी थी, ये फर्स्ट कह रही हूँ सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की असाइनमेंट मैंने अभी तक नहीं दी, वो मैं जब करूँगी तभी आप लोग का टाइम स्टार्ट होगा, तो आप बिल्कुल परेशान हो, ठीक है। और Recording in progress. परेशानी कोई मसाइल दरपेश है तो हम से बात कर लें। टोटल कितने बच्चे आए हैं जनाब? 39 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा ये क्या मैसेज है? मैंने असफल अभी बताया था ना कौन कौन से एलजी होंगे, दोबारा बता देती हूँ। बाकी बच्चे तो कोई नहीं, आप लोग से सारे तो कह दिए मैंने। ये आपको क्या है दिस वन जो ब्लैडर एक्ट है, जो +2 है ब्राउन एलजी, ये मैंने आपसे फर्स्ट वन पे ये कर लीजिए। ये मैंने आपको गैलिस का सेकंड ये कर लीजिए, 2 हो गए। मैंने आपको कैल्प्स का ये कर ली ब्राउन एलजी से कॉम्बो भी देते हैं। लेमिनेट कहा है मैंने ब्राउन एलजी, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट को सी लेटर्स ये करने के लिए, ठीक है। दोबारा एक दफा फिर से बता देती हूँ। हाँ ब्राउन एलर्जी कहा है
बैकग्राउंड एलजी है मैंने ये फर्स्ट वन, इसके बाद मैंने सेकंड वन, then this fourth one, sixth one, और उसके बाद टोटल बना मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक ब्राउन एलजी है, एक रेड एलजी है, एक ग्रीन एलजी, वो हाउ इट इज यूजिंग। वो कर लेंगे बच्चे, उनका पेपर जरा अच्छा हो जाएगा, बाकी आपको और किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं है करने वाली। चलिए ठीक है, अपना आप सब बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से एडवांस वाली को पता नहीं वो क्या बाद में से सिया कह रहा था, ये समझ नहीं लगी, मुझे तो बता दीजिएगा बाद में, वेलकम बेटा, ठीक है। तो वो चले बहरहाल से मुझे बाद में बता दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक, ठीक है ना, अपना सब ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगर फिजिकल क्लास हुई इसके बाद तो हम मुझे मिलेंगे, ठीक है। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से ईद मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। Recording stopped.